2 बच्चों के बाद सुमन के पति का देहांत हो गया। वो बच्चों का पेट पालते हुए सूकर काटा हो गए। एक दिन मोहल्ले में रहने वाले कुलदीप का रिश्ता आया, जिसकी पहले डाइवोर्स हो चुकी थी। वह लोग कहने लगे कि हम सुमन को रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन शादी के बाद वह बच्चे नानी के घर छोड़ गए और सुमन से बच्चे की डिमांड करने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कमजोरी के कारण सुमन मर जाएगी, बच्चा पैदा ना करना। कुलदीप ने माना और सुमन प्रेग्नेंट हो गई। ऊपर से कुलदीप उसे खाने को कुछ नहीं देता और जब डिलीवरी का समय आया तो उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि कुलदीप बार बार घड़ी देख रहा था। सुमन को अंदर गए हुए पूरा 1 घंटा हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने अभी तक बाहर आकर कुछ नहीं बताया था। क्या मुसीबत है, एक बच्चा ही तो पैदा करना था, लेकिन इस औरत ने तो तमाशा बना रखा है। कुलदीप ने झुंझलाकर पैर पटका, लेकिन बच्चे की इच्छा से सब कुछ सहन करने पर मजबूर कर रही थी। उसके कपड़ों पर कई जगह खून लगा हुआ था। अब उसे उन दाग धब्बों से भी उलझन होने लगी थी। यह खून सुमन का था। आज सुबह जब वह घर से काम करने के लिए निकला तो सुमन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वापस आए तो वह औंधे मुंह फर्श पर गिरी हुई थी और खून उसके चारों ओर एक तालाब बना रहा था। कुलदीप बहुत बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि सुमन 9 महीने की गर्भवती थी। शायद वह उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन उसे अपने बच्चे की जान प्यारी थी। इसलिए जल्दी से वह उठकर पास के अस्पताल में ले आया था। अस्पताल वाले सुमन को देखते ही घबरा गए। उनके पास समय बहुत कम है। आपने इनकी क्या हालत कर दी? यह सब कुछ कैसे हुआ? डॉक्टर ने कुलदीप को डांटा तो वह शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गया। वह उन्हें क्या बताता कि यह सब कुछ कैसे हुआ। अपने मुंह से बताकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। डॉक्टर सुमन को अंदर ले जा चुके थे और कुलदीप बाहर टहलते हुए इंतजार कर रहा था कि जल्दी से बेटे के जन्म का समाचार मिले। पूरे 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो एक नर्स बाहर निकली। कुलदीप लपक कर उसके पास गया और पूछने लगा, क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? कुलदीप ने पूछा तो नर्स ने खा जाने वाली नजरों से देखा। बच्चे का तो पूछ लिया, पत्नी का भी पता कर लो, जो मौत के मुंह में जाते जाते बची है। बहुत शौक है ना बच्चे को देखने का? यह लो पकड़ो, अगर देख सको तो देख लो। नर्स ने कंबल में लिपटा हुआ बच्चा कुलदीप के हाथ में थमा दिया। कंबल से बच्चे का चेहरा ढका हुआ तो कुलदीप खुशी से उछल पड़ा। उसका बच्चा सही था और स्वस्थ पैदा हुआ था। फालतू में मुझे दिन रात बातें सुनाया करती थी और ऐसे रो पड़ती जैसे बड़े अत्याचार हो रहे हों उस पर। अब देखो खुद ही कष्ट में अंदर पड़ी है। मैं तो बेटे का बाप बन गया। कुलदीप ने खुशी से बच्चे को कंबल हटाते हुए सोचा, लेकिन बच्चे के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके होठों से एक जोरदार चीख निकली और उसकी आंखें यूं फैल गई जैसे उसने कोई डरावना दृश्य देखा हो। उसके हाथ कंबल को पकड़े हुए ही कांपने लगे। नर्स ने सही कहा था, यह उसका बेटा ही है, और साथ में यह भी कहा था, अगर देख सको तो देख लो। उसका कहना सही था। कुलदीप के लिए बच्चों पर नजर टिकाना मुश्किल हो रहा था। कुलदीप के गले से घुटी घुटी चीख निकलने लगी। शायद बच्चे को भी पता लग गया कि वह कहाँ है। उसने एकदम आंखें खोली और कुलदीप की नजर उन आंखों पर पड़ी। कुलदीप के गले से एक और चीख निकली और कंबल हाथ से छूटता हुआ नीचे जा गिरा। कुलदीप खुद उछलकर दीवार से जा लगा, डरते हुए अपने बच्चे को देख रहा था। कुलदीप उसकी जिंदगी में आया था जो वह अपने पति के देहांत के बाद अपनी दोनों बेटियों को पालने के लिए मारी मारी फिर रही थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढने के लिए रोजाना निकल पड़ती थी। ससुराल वाले ने तो पति के देहांत के बाद उसे घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढने के लिए रोजाना निकाल पड़ती थी। वह माँ के घर आकर रहने लगी, मगर माँ तो पहले ही भाइयों पर निर्भर थी। उसका खर्च कहाँ से उठाती? भाभीियों ने तो उसे देखते ही तेवरियां चढ़ा ली थी। सुनीता की बेटियां भूख से रोती रहती, मगर उन्हें दिन में सिर्फ एक बार ही रोटियां दी जाती। अगर एक समय की के बाद सुमन या उसकी बेटियों में से किसी ने रोटियां मांग लेती तो दोनों भाभियां पूरा घर सर पर उठा लेती। कुबेर का खजाना नहीं रखा तुम्हारे भाइयों के पास? दोनों मेहनत मजदूरी करते हैं, तुम्हारे भी हाथ पांव सलामत है, बाहर जाकर कहीं काम कर लो, भाभियां कहती तो सुमन खून के आंसू रो देती। थोड़ा समय तो उसने जैसे तैसे गुजार लिया था,
लेकिन जब भाभियाँ उसे घर में रहने को बर्दाश्त करने को तैयार न थी, हिम्मत करके वह एक दिन घर से बाहर निकल आई। कई स्कूलों में पता करने के बाद भी उसे कहीं नौकरी न मिली। इतनी कम शिक्षा और अनुभव न होने के कारण उसे रखना नहीं चाहता था। थक हार कर सुमन ने बड़े और अमीर घरों का रास्ता पकड़ा। सुबह 8 बजे आना होगा, सारे घर के कामकाज करने होंगे, जितनी बार भी बर्तन गंदे होंगे तुम्हें धोने होंगे और सारे कपड़े भी हाथ से धोने होंगे। एक कपड़ा धोने के मैं 5 रुपए दूंगी। और हाँ, घर में जवान आदमी है, उनसे जरा दूर ही रहना, समझ गई? मालकिन जिसने सुमन को काम पर रखा था उसने आंखें निकालते हुए कहा। सुमन शर्म से पानी पानी हो गई। भला उसे घर के आदमियों से क्या मतलब था? उसने एक साथ कई घरों में काम पकड़ लिया। अब वह जब सुबह घर से निकलती तो शाम ढले वापस आती। पूरा दिन जानवरों की तरह काम कर करके वह बहुत कमजोर हो चली थी, लेकिन महीने के आखिर में कुछ रुपए उसे मिलने वाले थे। सुमन की दोनों बेटियां अब आती, वह काम पर जा चुकी होती। उसकी दोनों बेटियां जो सिर्फ 6 और 8 साल की थी, उन्हें उठाकर किचन में ले जाती। जल्दी से बर्तन धो दो, इसके बाद झाड़ू भी लगाना है। वह दोनों बेटियों को काम सौंप देती। वह मासूम बच्चियां काम करते करते रोती रहती। थोड़ा सा भी नुकसान होने पर सुमन की भाभियां बच्चों को खूब बुरी तरह से पीट डालते। शाम में सुमन घर आती तो दोनों बच्चियों के चेहरे थप्पड़ से लाल हो रहे होते। सुमन दिल थाम कर रह जाती, मगर काम के बिना भी तो उसका गुजारा नहीं था। पति के होते हुए ऐसी बुरी जिंदगी तो न थी। वह रात में थक चूर होकर लेटती तो आंसू उसकी आंखों में बहते रहते। एक ही महीने के अंदर वह सूख कर कांटा बन चुकी थी, लेकिन उसे पैसे मिलने का इंतजार था। रुपए मिलने का समय आया। वह पैसे लेकर घर आई। बच्चियां कई दिनों से बिना चप्पल के घूम रही थी। फर्श ठंडा होता था। सुमन का पक्का इरादा था कि आज उन्हें चप्पल दिला देगी, लेकिन जैसे ही घर आई सामने खड़े भाई ने पर्स छीन लिया। बड़ा छुपा कर पर्स को पकड़े ला रही हो, क्या है इसके अंदर? किसी का खत छुपा रखा है क्या? सुमन कहने लगी, नहीं भाई, इसके अंदर तो मेरी सैलरी है, मैं बच्चों को जूते दिलाने हैं। सुमन ने कहा तो भाई की आंखों में लालच उभर आया। उसने पर्स खोलकर अंदर देखा। 500 के कई नोट रखे हुए थे। उसने जल्दी से रुपए निकाल कर गिने। मेरी मोटरसाइकिल खराब हो रही है और घर में राशन भी खत्म हो रहा है। इन पैसों से दोनों ही काम हो जाएंगे। जूते लेकर क्या करना है? यहीं घर में से किसी और बच्चे के पहना दो। जब इस घर में रहना तो खर्च में भी हाथ बटाना होगा। सुमन के भाई ने आराम से कहा और पैसे लेकर अंदर चला गया, जबकि सुमन हक्का बक्का वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरा महीना जान तोड़ मेहनत करने के बाद वैसे ही निढाल कर दिया था। अब दरवाजे के बाहर खड़ी बेटियों के आंसुओं से भरी आंखें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अंदर कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। अगर तू यहाँ रहेगी तो यही सब होता रहेगा। अच्छा यही है कि तू दूसरी बार अपना घर बसा ले। शांति मौसी आज आई थी, मुझे एक रिश्ते के बारे में बता कर गई। माँ ने उसके कान में कहा तो नहीं चाहते हुए भी सुमन सुनने पर मजबूर हो गई। माँ, क्या मेरी बेटियों को रख लेंगे? सुमन का पहला सवाल यही था। माँ ने सर हिला दिया। हाँ, क्यों नहीं। लड़के की डाइवोर्स हो चुकी है, मोटरसाइकिल बनाने की दुकान है। उसका कहना तो है कि तेरी दोनों बेटियों को साथ रख लेगा। माँ का कहना ठीक था। शांति मौसी कुछ दिन बाद आई तो फिर से कुलदीप के रिश्ते का कहने लगी। सुमन ने एक ही शर्त रखी कि उनकी दोनों बेटियां को भी रखना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ बेटा, चिंता मत करो, बस जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो। शांति मौसी ने सर हिलाया। कुलदीप की बहन घर आई। उन्होंने सुमन को देखते ही पसंद कर लिया। अरे यह तो हड्डियों का ढांचा बनी हुई है, लेकिन हमें तो बस सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए। हमारा कुलदीप महीने के हजारों कमाता है, वह तो इसे रानी बनाकर रखेगा। नंद की बात पर सुमन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ आ गई। उसकी विराम जिंदगी में कुलदीप बाहर का झोंका बनकर आया था। कुलदीप की ओर से शादी के लिए एक हल्का सा जोड़ा आया था, मगर सुमन को इस बात के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों बेटियों को एक बार फिर पिता का साया मिलने वाला है। शादी हो गई और विदाई होने लगी तो कुलदीप की बहन लपक कर अंदर आई। रे, तुम अपनी दोनों बेटियों को भी साथ लेकर जा रही हो? पागल हो गई हो? भला शादी के दिन कौन अपने बच्चों को साथ लेकर जाता है? कुलदीप की बहन ने उसके कान में कहा तो वह कहने लगी, दीदी मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं जाऊंगी। सुमन ने अपनी बेटियों के दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए, मगर नंद के माथे पर बल पड़ गए। देखो, अभी नहीं, यहीं रहने दो, घर जाकर कुलदीप से बात कर लेना।
वह जब इन्हें लाने का कहे तो ले आना। बच्चियों उसे देख रही थी। नए घर में जाने का सुनकर वह कितनी खुश थी, मगर सुमन ने मजबूरन अपना हाथ छुड़ा लिया। छोटी वाली तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं मम्मी के साथ जाऊंगी। नानी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बुरी तरह से रोई जा रही थी। कुलदीप किसी से किराए पर गाड़ी लेकर आया था, अपनी बेटियों के साथ उलझा हुआ देख रहा था। उसने कई बार हॉर्न दिया तो सुमन की नंद ने उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। पूरे रास्ते सुमन रोती रही। घर लाकर सुमन की नंद ने उसे कुलदीप के कमरे में बिठा दिया। सुमन के दिमाग में रहकर अपनी बेटियों का ख्याल आ रहा था। कुलदीप कमरे में आया और उसके चेहरे पर खुशी थी। वह सांवली सी रंगत वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। दीदी ने तो कहा था कि बहुत ही सूखी और मरियल सी हो, लेकिन तुम तो अच्छी खासी सुंदर हो। शायद मेकअप ने तुम्हारी रंगत बदल दी है, सुमन के सामने बैठकर कुलदीप ने कहा तो सुमन चुप सी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मेरी बेटियों को कब लेने जाएंगे, सुमन ने पूछा तो कुलदीप झुंझला गया। अरे यार, क्या रट लगा रखे है। इतनी बड़ी बड़ी बेटियां, उन्हें अपने साथ बांधकर तुम क्या करोगी। वहीं रहने दो। नानी के घर में अनाथ बच्चों को पालने का ठेका नहीं ले रखा। मैंने तो अपना घर बसाने के लिए शादी की है। जो कमाऊंगा तुम्हारी बेटियों पर थोड़ी ना लुटाऊंगा। कुलदीप ने जैसे सुमन के सर पर बम फोड़ा। वह फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। लेकिन मुझे तो मौसी ने कहा था। सुमन ने आगे कुछ कहना चाहा, लेकिन कुलदीप एकदम गुस्से में आ गया। बकवास बंद करो। शांति मौसी कौन होती है यह बातें करने वाली। वह तो मैं सिर्फ इसलिए कहा था कि शादी के लिए हाँ हो जाए। बड़ा समय हो गया था रिश्ता ढूंढते हुए, कहीं लड़की मिल ही नहीं रही थी। अब मेरे सामने दोबारा अपनी बेटियों की बात मत करना। मेरे पैर दबाओ, मेरे पैर दबाओ। कुलदीप ने पैर आगे करते हुए कहा। अपने पैर सुमन के सामने किए और खुद आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। सुमन कांप कर रह गई। उसे कुलदीप के इरादे साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भरने लगे। शायद उसे शादी करके गलत किया। शादी की रात के बाद उसने कई बार कुलदीप से अपनी बेटियों को लाने की बात की। उसने इतनी अनुमति भी ना दी कि सुमन की बेटी उसे आकर मिल ले। सुमन बेटियों की याद में तड़पती रहती, लेकिन महीने में सिर्फ एक बार ही माँ के घर जाकर बेटियों से मिलने की अनुमति थी। बेटियों की याद में बुलाते हुए सुमन पहले से दुबली और कमजोर रहने लगी। कुलदीप सुबह से लेकर शाम तक उसे कामकाज करवाता। वह खाने पीने में इतने नखरे करता कि सुमन निहाल हो जाती। कभी वह एक समय में 3-3 बार खाना बनवाता तो कभी 2 दिन तक घर में खाना ही ना खाता। ना खुद खाता, ना ही सुमन को खाने के लिए कुछ लाकर देता। वह बेचारी भूखी ही बैठी रहती, और अगर कभी कुछ कहती तो कुलदीप गुस्से में चिल्लाने लगता। कुलदीप के कपड़े बहुत गंदे होते। उन्हें हाथ से 2 बार साफ कर कर सुमन हलकान हो जाती। कपड़े धोने वाली मशीन लाने को कहती तो कुलदीप चिल्ला उठता, हाथ नहीं है क्या। ज्यादा नखरे करने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे पास फालतू पैसे नहीं जो मशीन लाकर 2 हाथ से ही कपड़े धो। मुझे सुमन अपने आंसू पीकर रह जाती। सही से खाना नहीं मिलने और कई कई घंटों लगातार काम करने से सुमन की सेहत तेजी से गिरने लगी। कुलदीप का भी व्यवहार उसके साथ कुछ खास अच्छा न था। वह प्यार से 2 बोल भी ना बोलता। एक रात वह घर आया तो सुमन किचन में खड़ी पानी पी रही थी। सुमन, जल्दी से आकर मेरे पैर दबाओ, कुलदीप ने आदेश दिया। वह लड़खड़ाते कदमों से किचन से निकली, लेकिन इसी बीच उसे जोर का चक्कर आया और वह वहीं आंगन में गिर गई। कुलदीप ने धर्म की आवाज सुनी और कमरे से बाहर निकल आया। मुंह बनाते हुए उसके पास के क्लिनिक में ले गया, जहां एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी। कुलदीप ने पूछा, डॉक्टर, कहीं मेरी पत्नी मां बनने वाली तो नहीं। औरतें शादी के बाद जब इस तरह बेहोश होकर गिरती है तो वह प्रेग्नेंट ही होती है। कुलदीप की बात पर डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। अपनी पत्नी की हालत देख रहे हो, मां बनने वाला हाल है क्या इसका। यह तो इतनी कमजोर है कि उसे अपने आप को भी नहीं संभाला जाता। इसमें खून भी बहुत कम है। इसे अच्छा खिलाओ पिलाओ, ताकत की गोलियां लिख कर दे रही हूँ। वह खिलाओ, फल फ्रूट दूध, किसी चीज की कमी न आने दो। अगर यह सेहतमंद होगी तो शायद बच्चा पैदा कर सके। अभी तो यह इस लायक नहीं कि तुम्हें बच्चा पैदा करके दे सके, डॉक्टर ने कुलदीप से साफ कहा। मगर कुलदीप का तो मुंह बन गया। सुमन को लेकर वह बड़े खराब मूड के साथ घर वापस आया। कोई जरूरत नहीं है इस डॉक्टर की बातों को ज्यादा दिल पर लेने की। यह सब सिर्फ अमीरों के चोचले हैं। पुराने समय की औरतें सारा दिन खेतों में काम करती थी, बड़ी जान होती है। मुझे तो जल्दी अपना बच्चा चाहिए, कुलदीप ने सुमन से कहा तो वह चुप हो गई। सच तो यह था कि वह 2 कदम भी चलती तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता। दिमाग की टेंशन और शारीरिक मेहनत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, मगर कुलदीप को कुछ कहना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना था, इसलिए सुमन खामोशी हो गई।
मगर उसके बाद तो कुलदीप ने जिद ही पकड़ ली। वह हर महीने सुमन से पूछने लगा, आखिर कब सुना रही हो मुझे खुशखबरी? मेरे सारे दोस्तों के बच्चे जवान होने वाले हैं। ना पहले वाली पत्नी किसी काम की थी और ना ही फालतू का ढोल मेरे गले में पड़ा है जिसे मैं पीते जा रहा हूँ। कुलदीप बिना सोचे समझे बोलने लगा। सुमन अपने आंसू पीती भगवान से प्रार्थना करती रहती किसी तरह उसकी बेटी उसके पास आ जाए, मगर शायद अभी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि इन्हीं दिनों उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। कुलदीप ने सुना तो वह खुश हुआ। बस अब तू चारपाई की न होकर रह जाना है, यह सोचकर कि तू प्रेग्नेंट है। जो औरतें ज़्यादा लेटी रहती उन्हें ही ऑपरेशन करते हैं तो कामकाज करेगी और कम खाए पिएगी तो तेरा शरीर हल्का फुल्का रहेगा और नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। कुलदीप ने अपने अनुसार जैसे बड़े पते की बात की थी। सुमन खामोशी हो गई। उससे तो 2 कदम चलकर पानी भी ना पिया जाता, मगर कुलदीप के काम पहले की तरह ही थे। वह किचन में काम करते करते निहाल हो जाती। उल्टी ने उसके अंदर की सारी शक्ति निचोड़ ली थी। जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे थे। थकावट और कमजोरी से उसका बुरा हाल था। अगर वह कुलदीप को कोई फल या दूध लाने का कहती तो कुलदीप उसके ऊपर बरस पड़ता, लेकिन जेब खाली है, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तू कौन सा निराला बच्चा पैदा कर रही है जो तुझे दूध और फल चाहिए? औरतें एक टाइम की रोटी से भी बच्चे पैदा कर लेते। कुलदीप की अलग ही बातें थी, लेकिन घर से बाहर मैं अपने खाने का खूब ध्यान रखता था। कम कमाई में भी वह अपने के लिए फल फ्रूट खरीदा और बड़ी काफ़ी कर जाता था। अच्छा खाना खाने का दिल चाहता तो बाहर ही खा लेता और घर में आकर शोर मचाने लगता। प्रेगनेंसी के टाइम में भी खाना न मिलने से सुमन निडाल हो गई थी। उसका 7वां महीना चल रहा था जब सुमन की नंद आ धमकी अपने 5 बच्चों को लेकर आई थी। अरे भाई, बहुत बहुत बधाई हो। जब से सुना है कि भाई के घर खुशी आने वाली है, मैं तो आने के लिए तरस रही थी, लेकिन बस दूसरे शहर में रहने के कारण आना थोड़ा मुश्किल हो गया था। नंद ने सुमन को साथ लिपटाते हुए कहा। कुलदीप की बहन आई थी। कुलदीप ने कहा, सुमन जल्दी से दीदी के लिए अच्छे अच्छे खाने बना। इतने समय के बाद मेरी बहन आई है, देखना कोई कमी ना रहे। कुलदीप ने आदेश दे दिया। गिरती पड़ती सुमन किचन में आकर काम करने लगे। नंद पूरा 1 सप्ताह रुक कर इस 1 सप्ताह में सुमन की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। नंद खुद आराम से चारपाई पर लेटी रहती और अपने छोटे छोटे बच्चों के काम भी सुमन से करवाती। यहाँ तक कि बच्चों के अगर बाथरूम भी जाना होता तो भी सुमन उन्हें लेकर जाती। इस हाल में भी किसी को सुमन पर दया न आती। सुमन दिन भर के काम करके भूखी प्यासी रात को लेटती और उसकी आंखों के सामने अपनी बेटियों के चेहरे आने लगते। वह फूट फूट कर रोने लगती। अब अगर कुलदीप को उसके हाल पर दया न आई सुमन किचन का काम करके फ्री होती तो नंद उसे कहती, ऐसे नीचे बैठकर पोछा लगाया करो, इससे तुम्हारा बच्चा नॉर्मल होगा और बेचारी कुलदीप पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। जैसी तुम्हारी आदतें हैं, मुझे तो साफ लग रहा है कि तुम ऑपरेशन ही करवाओगे। नंद कहती तो कुलदीप कमरे के अंदर से शोर मचाने लग जाता। इसके तो इरादे यही है, दिन भर बस लेटे रहती है, फिर खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहती है। ना जाने किससे मेरी शादी करवा दी। अपना बच्चा ना चाहिए होता तो कब का इसको घर से निकाल देता। कुलदीप गुस्से से कहता तो सुमन दुख से भर जाती। उसकी डिलीवरी के दिन पास आ रहे थे। उसमें खून की बहुत कमी हो चुकी थी। उसकी ऐसी हालत न थी कि बच्चे स्वस्थ को जन्म दे सके। उसे तो अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। उसने कुलदीप से बात करने का सोचा। रात को कुलदीप घर आया तो सुमन ने हिम्मत करके कहा, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई, लेकिन अब तो डिलीवरी का समय पास है, इसलिए मुझे एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। मैंने सुना है कि डिलीवरी के समय अगर खून की कमी हुई तो बहुत परेशानी हो जाती है। सुमन ने कहा तो कुलदीप ने सिर्फ झटक दिया। कोई ज़रूरत नहीं यह सब सोच ले करने की। जब बच्चे के जन्म का समय आएगा खुद ही बच्चा पैदा हो जाएगा। यह डॉक्टर तो बस पैसे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। कुलदीप की बात सुनकर सुमन चुप चुप सी रहने लगी। उसे जैसे हार मान ली।
उसने सोच लिया कि वह कुलदीप से कुछ नहीं कहेगी। कुलदीप को सुमन की जरा भी चिंता न थी, लेकिन वह अपने होने वाले बच्चे के लिए काफ़ी सारी तैयारियां करके बैठा था। बाजार से बेटे के लिए कपड़े भी खरीद कर ले आया। सुमन की तबीयत अब इतनी खराब रहती कि वह बात भी ना कर पाती थी। उस दिन भी सुबह कुलदीप नाश्ता करके काम पर जाने लगा तो सुमन की रंगत पीली हो रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। कुलदीप के काम निपटाने लगी, मगर तेज दर्द से वह निहाल हो चुकी थी। उसे जोर का चक्कर आया और वह वहीं आंगन में गिर गई। उसका पेट जमीन से टकराया और जब कुलदीप घर आया तो सुमन पूरी बेहोश थी और खून उसके पास जमा हो रहा था। कुलदीप यह सारा दृश्य देखकर भूल लग गया और वह जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले आया था। और अब कुलदीप बौखलाए हुए सामने जमीन पर पड़े बच्चों को देख रहा था, जो अपने नन्हे नन्हे हाथ पाँव हिला रहा था। हाय हाय, कैसा बाप है! अपने बच्चे को देखते ही उठाकर जमीन पर पटक दिया। नर्स ने दूर से बच्चे को जमीन पर पड़ा देखा तो लपक कर आई। सामने ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल रही थी। कुलदीप को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उभरा। यह वही डॉक्टर थी जिसे की क्लिनिक में उसने सुमन को पहले दिखाया था। जरा इनको मेरे चैम्बर में लेकर आना। डॉक्टर ने कुलदीप की ओर इशारा किया तो नर्स ने जमीन पर पड़ा बच्चा उठाकर दोबारा से कुलदीप को थमा दिया और उसे डॉक्टर के चैम्बर की ओर धकेल दिया। कुलदीप मरे हुए कदमों से चलता हुआ डॉक्टर के पास गया। अभी तक उसके हाथ कांप रहे थे। दोबारा बच्चे पर नजर डालने की तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। डॉक्टर ने खा जाने वाली नजरों से कुलदीप को देखा और उसे सामने बैठने को कहा। वह खामोशी से बैठ गए। मैंने कहा था तुम्हारी पत्नी बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी एक न सुनी। फिर पूरी प्रेगनेंसी में तुमने उसका जरा भी ख्याल नहीं रखा। उसकी हालत सब कुछ बता रही है कि उसे खाने पीने के लिए कुछ खास नहीं मिला, वरना उसका खून इस हद तक कम नहीं होता। तुम जैसे मर्द यह समझते हैं कि बच्चा पैदा करना कोई आसान काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नतीजा तुम्हारे सामने है। जो तुम नहीं माँ के साथ किया है वह सब कुछ तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे बच्चे के रूप में, डॉक्टर ने कहा तो कुलदीप एक बार फिर से डरती हुई नजरों से बच्चे को देखा और एक बार फिर घबरा गया। बच्चा था या कोई अजीब सी चीज, बिल्कुल से एक हाथ भर का नहीं था उसका और पूरे शरीर पर बाल बाल थे। चेहरा बहुत मुश्किल से नजर आता था। आंखें बिल्कुल पीली और रंगत बिल्कुल काली थी। चेहरे की बनावट तो कुलदीप जैसी थी, लेकिन इतने बड़े हुए बाल थे कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह ऐसा लगता था जैसे एक छोटा सा बंदर हो। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? कुलदीप ने घबराई हुई आवाज में कहा तो डॉक्टर ने गहरी सांस ली। प्रेगनेंसी के टाइम अगर माँ को अच्छा खाना और देखभाल ना मिले तो उसका बच्चे पर असर पड़ता है। अच्छी खुराक से ही अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, बिना किसी बीमारी के। और ना तो तुमने उसे मानसिक सुख दिया और ना ही अच्छी खुराक। नतीजा यह वहाँ के तुम्हारे बच्चे में एक अजीब सी बीमारी है जिसमें शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल नजर आते हैं। हाँ, लेकिन इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज से ज़्यादा तुम्हें प्रायश्चित करने की ज़रूरत है। कुलदीप ने आगे बढ़कर बच्चे को उठाया। उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद हुई थी डॉक्टर के इलाज से शायद वह ठीक हो जाए, मगर इससे पहले उसे सुमन से माफ़ी मांगनी थी। सुमन कमजोरी से आंखें बंद कर लेटी थी। कुलदीप ने अंदर आते ही उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए भगवान ने मुझे उसकी सजा दी। हम घर जाते ही तुम्हारी दोनों बेटियों को घर ले आएंगे। शायद मेरे इस कर्म से भगवान हमारे इस बेटों को भी अच्छा कर दे। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन जो कुछ सुमन ने कहा उसे पूरा करके दिखाया। घर आते ही सुमन की दोनों बेटियों को ले आया। बच्चियां एक लंबे समय के बाद माँ से मिली, बहुत खुश थी। कुलदीप ने दिल में सोच लिया था कि अब वह सुमन को कोई दुख ना देगा, वह दिन रात उसका ख्याल रखना। सुमन तो अपनी बेटियों के वापस आ जाने पर बहुत खुशी थी। भगवान को कुलदीप का यह काम इतना पसंद आया कि डॉक्टर के इलाज से जल्दी उसका बच्चा स्वस्थ होने लगा। उसके बाल झड़ने लगे और वह तेजी से सेहत पकड़ने लगा। कुलदीप जानता था वह सब सिर्फ इस कारण हुआ है क्योंकि उसने एक माँ को उसकी बिछड़ी हुई बेटियों से मिलाया था और अपने खराब व्यवहार को भी ठीक कर लिया था।